नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करेंगे। 6 मार्च 2025 में यूरोपियन यूनियन की एक काउंसिल मीटिंग हुई, जिसमें यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने ये कहा कि अब हम मिलकर यूक्रेन को बचाएंगे। हालांकि पिछले दिनों में को ये पता लग रहा था कि अमेरिका के पास जो इंटेल यूक्रेन को देते थे, जिसमें वो जो मिसाइल अटैक्स था रशिया उसके खिलाफ अपनी प्रिपेयर्डनेस करते थे, या एंटी एंटी मिसाइल्स दाग के अपने अपनी एयर डिफेंस को बचाते थे। अब चूंकि अमेरिका इस वॉर में अपनी हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है, नाटो से अलग होना चाहता है, इस वजह से यूक्रेन की एयर डिफेंस में बहुत ज्यादा आहत आ गई थी। और बीते मंगलवार को एक मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन ने अपने जनरल्स को कहा था कि ऑल आउट ऑफेंसिव जाइए, अब पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उसके चलते फिर यूक्रेन की मीटिंग यूरोपियन यूनियन की ब्रसल्स में होती है। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कहती हैं, ये हम सुनते हैं, फिर हम आगे इस पे चर्चा करते हैं। देखिए वो क्या कह रही हैं। In an era of rearmament, and Europe is ready to massively boost its defense spending. I have outlined in this letter to the leaders the Rearm Europe plan. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures. And we're talking about pan-European capabilities domains like, for example, air and missile defense, the artillery systems, missiles and ammunition, drones and anti-drone systems, but also to address other needs from cyber to military mobility, for example. So this is Europe's moment, and we must live up to it. This is a moment for Europe, and we are ready to step up. Thank you very much. उर्सुला वॉन डर लेयन ने ये कहा कि ये हमारा मूवमेंट है और यूरोपियन यूनियन को एक साथ एकजुट खड़े होकर यूक्रेनियन की एयर स्पेस को बचाना है। उन्होंने वाव किया कि हम यूरोप को रीआर्म करेंगे। यूएस अगर रिट्रीट कर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम $800 बिलियन की फंडिंग करके अपने जीडीपी का 5 से 6% हिस्सा जो है अब डिफेंस स्पेंडिंग में लगाएंगे और हमारी अमेरिका पे डिपेंडेंस को खत्म करेंगे। यूरोपियन लीडर्स जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने ये भी प्लेज किया कि हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बूस्ट करके सोवरेन मिलिट्री एक ब्लॉक बनाएंगे और इस क्राइसिस को हम यूनाइटेड स्टेट्स के बगैर और यूरोप की सिक्योरिटी गारंटी पे यूक्रेन की लड़ाई अब लड़ी जाएगी और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब यूएस लीडर्स जो हैं वो इस यूएस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर पहले थोड़ा आहत थे और बाद में कंसेंसस ये बना। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने भी ये कहा कि अब हमारे पास समय आ गया है कि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पे हमको ध्यान देना चाहिए और किसी भी देश पर, चाहे वो अमेरिका हो या कोई हो, उस पे हमें डिपेंडेंट अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए नहीं रहना चाहिए। और ये कीव को हम वापस ट्रैक पर लेके आएंगे और मॉस्को से सीज फायर को सिक्योर करेंगे, क्योंकि शांति सब चाहते हैं। शांति के बगैर कोई काम नहीं होगा। यूक्रेन के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस के डोनाल्ड ट्रंप की जो झड़प हुई उसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज ने रीआर्म यूरोप को एक ग्रीन लाइट कर दिया है और परसीव थ्रेट जो रशिया से है उसको एक्नॉलेज कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग डिसाइसिवली, स्ट्रांगली सोवरेन यूरोप की तरफ मूव करेंगे। एंटोनियो कोस्टा जो काउंसिल की यूरोपियन यूनियन के 27 स्टेट्स को हेड करते हैं, उन्होंने रिपोर्टर्स को क्या कहा, हम पहले ये सुनते हैं। Strengthen European defense will also benefit Ukraine because Ukraine security is at the core of Europe's security. Our support is unwavering. If the war continues, in any future peace negotiations, in reconstruction, in accession to the European Union. At the same time, we are preparing to support Ukraine for when it decides to engage in negotiations to help it reach a positive outcome. That means a just and lasting peace. उन्होंने ये कहा, एंटोनियो कोस्टा ने ये कहा कि वी आर पुटिंग आवर मनी वेयर आवर माउथ इज। यूक्रेन सिक्योरिटी इज एट द कोर ऑफ यूरोप सिक्योरिटी, आवर सपोर्ट इज अनवेवरिंग, यानी कि हमारा सपोर्ट जो है वो अनकंडीशनल है। और अगर लड़ाई कंटिन्यू करती है और कोई फ्यूचर पीस नेगोशिएशंस नहीं होती हैं तो ये हम यूरोपियन यूनियन इसको मिलकर लड़ेंगे,
EUCO हैशटैग। और लीडर्स ने ये एंडोर्स किया है कि यूरोपियन कमीशन का जो एम है वो 800 बिलियन यूरोस, यानी कि डॉलर में अगर उसका अनुवादन करें तो 860 बिलियन डॉलर डिफेंस स्पेंडिंग के लिए कमिटमेंट जो है एज अ मैटर ऑफ इमरजेंसी अर्जेंसी प्रपोज करते हैं। और यूरोपियन यूनियन उसमें से 150 बिलियन डॉलर का लोन भी बैक करेगा। आपको याद होगा कि बहुत सारा धन जो है रशिया का फ्रीज पड़ा है यूरोपियन यूनियन के पास, तो उसके अगेंस्ट 323 बिलियन डॉलर के करीब यूरोपियन यूनियन के पास फ्रीज पड़ा है, जो रशियन अकाउंट्स उन्होंने फ्रीज किए थे। तो उसमें से भी उसकी सिक्योरिटी गारंटी वो यूक्रेन को इशू कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए कुछ घंटे पहले एक मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन पे अटैक किया है, मैं इस लार्ज स्केल बैंकिंग सैंक्शंस लगाने को तैयार हूं, टैरिफ लगाने को तैयार हूं। जब तक कोई सीज फायर नहीं होता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रशिया और यूक्रेन को टेबल पे लाना हमारा काम है। बहुत देरी हो चुकी है, अब इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ एंटोनियो कोस्टा ने एक्स पर यह भी कहा कि हमारा कॉपरेशन जो है नाटो पार्टनर्स के साथ वो वाइटल है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए और यूक्रेन के लिए। हमें अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कियर स्टैमर जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, जोहान्स गोथोर पीएम ऑफ आइसलैंड, आरटी अर्डोगन जो टर्की के पहले ही सपोर्ट दे चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के, और वॉन डर लेयन जो यूरोपियन कमीशन की हेड हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टर्की ने इमीडिएटली बैक सीज फायर के लिए जो है यूक्रेन को बैक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एयर और सी अटैक में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स लेके आएंगे और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसी के तहत पहले भी उन्होंने आर्टिगो ने ये कहा था, आर्टिगो जो टर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं तुर्की के, उन्होंने ये कहा था कि हम यूक्रेन के साथ फुल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ हैं, हमें कोई साइड प्लेयर ना समझा जाए, हम कंट्रोल करते हैं ब्लैक सी और नाटो का सदर्न फ्लैंक जो है वो भी हमारे साथ है। और आर्डोगन ने यह भी कहा कि रशिया लैंड ग्रैब नहीं करेगा, रशिया लैंड ग्रैब नहीं करने देंगे, हम उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आएंगे। उसके बाद सऊदी गैजेट में एक बड़ी खबर यह आई है कि सऊदी अरेबिया ने अपना एक होस्ट करने का मीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन की जिद्दा में नेक्स्ट वीक का एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा है कि हम ये मीटिंग कराने को तैयार हैं, अगर यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स चाहे तो अगली मीटिंग जिद्दा में हम मीडिएटर बनके कर सकते हैं। हालांकि डिफेंस प्लान जो है यूरोपियन यूनियन का, वो अलाउ करता है स्टेट्स को जितना मर्जी पैसा खर्च करने के लिए। और जर्मनी के चांसलर इन वेटिंग फेडरिक मर्स ने यह कह दिया है कि हम रेडिकल रिफॉर्म लेके आएंगे और कंट्री के रीआर्मामेंट को, यानी कि फिर से वेपन्स खरीदने की कवायद करेंगे। 6% जीडीपी का हम खर्चा करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कहा है कि हम भी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे और फ्रांस की न्यूक्लियर डेटरेंट है यूरोपियन पार्टनर्स के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैक्रोन ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं कि ये वॉर न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगी। पर अभी जो हालात हैं उसमें यूक्रेन का साथ देना यूरोपियन यूनियन की मजबूरी है, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है तो अगला नंबर किसी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री का हो सकता है। यूरोपियन कंट्रीज प्रेशर में है क्योंकि उनको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है। और ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के जो गारंटर थे यूरोपियन सिक्योरिटी के सिंस वर्ल्ड वॉर 2, उन्होंने अपना सेंट्रल रोल नाटो से हटा लिया है। डब्ल्यूटीओ से भी वो बैकआउट कर गए हैं, सारी यूएन स्कीम से भी वो बैकआउट कर रहे हैं और यूएस एड से भी बैकआउट कर गए हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास इतनी डेट है कि वो किसी को सपोर्ट करने की, मदद करने की कवायद नहीं कर सकता है। यूएस लीडर्स ने फिर से एक बार ये कहा कि हम अपने एलाइज के लिए पैसा ज्यादा क्यों खर्च करें, ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। ट्रंप का यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रांस अटलांटिक पार्टनर से अलग हो जाना, एक रीअप्रोचमेंट जो है रशिया की टू एंड यूक्रेन वॉर, वो थोड़ी सी रिस्की हो गई है। और कीव को अब अनफेवरेबल डील मिल गई है, क्योंकि कीव ने, आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने पहले तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है सरेंडर कर दिए थे नाटो को, ये कह के कि सिक्योरिटी गारंटी यूएस और नाटो को प्रोवाइड करेगा, और यूएस अब उसमें से पीछे हट रहा है। यूएस पीछे हट रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं, तो रशिया के पास एक सुनहरा मौका है यूक्रेन पे कब्जा करने का। पर अब यूरोपियन लीडर्स ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ब्रुसेल्स में जिस तरीके से मदद का सपोर्ट किया और यह भी कहा कि ट्रंप को हम यूनाइटेड स्टेट्स
से मिलिट्री एड अगर नहीं भी मिलती है, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कीव के साथ करेंगे। हम उनको जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम उनको सी और एयर प्रोटेक्शन भी देंगे। अगर मान लीजिए अमेरिका इंटेल नहीं दे सकता तो हम ये इंटेल देकर उनको बचाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल पोजीशन में है जस्ट और लास्टिंग पीस के लिए, और लीडर्स का स्टेटमेंट है कि रोबस्ट और क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटी, कोई भी फ्यूचर एग्रेशन यूरोपियन यूनियन की गारंटी है। कोई भी एग्रेशन होगा, जैसे कि नाटो का आर्टिकल 5 है जिसमें 32 कंट्रीज में अगर एक पे अटैक होता है तो सब पे अटैक माना जाता है। अमेरिका नहीं मानता तो ना माने, हम तो मानते हैं, हम इसको करेंगे। हालांकि 27 में से 26 कंट्रीज ने इसका समर्थन किया, सिवाय नेशनल हंगरी की प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान ने यह कहा, क्योंकि वो ट्रंप के सपोर्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशंस यूक्रेन की नहीं कर सकते विदाउट यूक्रेन, पर अभी हम इस पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो सिवाय एक कंट्री हंगरी के, सबने इस पे साइन किया और जेलेंस्की उस पे खुश थे। उन्होंने कहा आई एम थैंकफुल कि कम से कम यूरोप तो मेरे साथ खड़ा हुआ है। और सऊदी गैजेट ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं नेगोशिएशन करवाने के लिए जेद्दा में अगले हफ्ते। यूरोपियन यूनियन की रियाम यूरोप को $800 बिलियन की मिलिट्री एक्सपेंशन का सपोर्ट देने की बात जो है वो उर्सुला वॉन डर लेयर ने की है, और उन्होंने कहा है कि यूरोप रिस्पांस जो है वो हॉस्टिलिटीज विद जो वाशिंगटन है, जो वाशिंगटन जिस तरीके की हॉस्टिलिटीज कर रहा है, हम उसके लिए एक स्ट्रॉन्गर यूरोपियन इंपीरियलिस्ट ब्लॉक खोलेंगे जिससे वेस्टर्न अलायंस को और मदद मिलेगी। तो ये चीजें हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं, और ये डेवलपमेंट्स काफी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। इसमें ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन अब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार है। नॉर्वे जो कि नॉन ईयू मेंबर है, उसने भी ये कहा कि हम 2025 में टोटल $7.8 बिलियन की एड जो है वो यूक्रेन को देंगे, क्योंकि यूक्रेन को पैसे की जरूरत है और इस पैसे से वो अपनी मदद कर सकता है। यूक्रेन की जो स्काई शील्ड इनिशिएटिव है, उसमें वो प्रपोजल ये है कि वेस्टर्न एयरक्राफ्ट सपोर्ट करेंगे यूक्रेनियन एयर स्पेस में और सारी इंटेल इनपुट्स भी देंगे। यूरोप ने अपने आप को स्टेप अप किया है। यूएस अंडर ट्रम्प जो है वो आर्टिकल 5 को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, पर यूरोपियन यूनियन अगर यूक्रेन पे अटैक होता है तो 32 कंट्रीज पे ये अटैक माना जाएगा। यूएस नहीं मानता है तो हम उसको मानते हैं, और पुतिन के पास कैपेबिलिटीज नहीं है। जब एक सवाल पूछा गया कि क्या पुतिन मोल्दोवा, बाल्टिक एरिया और जॉर्जिया में अपना अटैक बढ़ा सकते हैं, तो विशेषज्ञों का मानना है, रॉयल और एयरफोर्स के लोगों का मानना है कि ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया के पास भी अब साधनों की कमी है, और रशिया अगर यूरोपियन यूनियन से पंगा ले लेगा तो कारोबार करेगा किसके साथ? तो रशिया भी कहीं ना कहीं अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की धमकियां दी हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की गरिमा में भी कमी आई है। 9 मई को रशिया में विक्ट्री डे है, जहां 1 मिलियन सोल्जर्स ने अपनी जिंदगी गंवाई है, जान गंवाई है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी 9 मई को रशिया में विक्ट्री डे के लिए व्लादिमीर पुतिन के पास उनके इनविटेशन पे जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। हालांकि ट्रंप जो है वो एक ऐसी बेट है जो पुतिन को चाहिए वॉर एंड करने के लिए, क्योंकि वो विक्ट्री डे में अपनी विक्ट्री अनाउंस कर सकते थे। ट्रंप ने उनको एक बड़ा अच्छा रेड कारपेट दे दिया था कि भाई तुम जीत गए, यूक्रेन पीछे हट गया, पर यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है। यूक्रेन एक दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये कितना कारगर साबित होगा या कितना कारगर साबित नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर एक बात तय है कि यूरोपियन यूनियन अब अमेरिका से अलग होकर अपनी अपनी जमीन है उसको तलाश रहा है, और उसमें उसकी मदद जो है वो हमारे जेलेंस्की, यूक्रेन की जो ताकत है, या चाहे वो कम आकी जा रही है इस समय, पर उनके हौसले बुलंद हैं। और ये बात बिल्कुल तय है कि वार्सो पैक्ट में किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज पर इस तरीके का अटैक करके उनको कब्जा करना हमारे जो इनकी वार्सो पैक्ट था उसके खिलाफ है। 1928 के अगर हम पीछे चले जाएंगे, अगर इस तरीके की कोई चीज होती है, हालांकि सऊदीज ने जो कवायद की है कि वो जेलेंस्की के साथ मीटिंग ट्रंप की जद्दा में कराने को तैयार हैं, वो कितनी कारगर साबित होती है ये तो बाद में पता लगेगा। पर यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने इस बारे में क्या कहा,
मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं और उसके बाद उसका अनुवादन करके इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। देखिए वो क्या कह रहे हैं। He sent a letter to the president. I think the president thought that it was a really good, positive first step, and from that, we're now in discussions to coordinate a meeting with the Ukrainians in Riyadh or even potentially Jeddah. So the city's moving around a little bit, but it will be Saudi Arabia. And I think the idea is to get down a framework for a peace agreement and an initial ceasefire as well. Well, Eden Alexander is very important to us, as all the hostages are, but Eden Alexander is an American, and he's injured. And so he's a top priority for us. And Adam Bowler is, as you know, the special envoy in charge of hostages, and he's had conversations. We feel that Hamas has not been forthright with us. उनका ये कहना है कि ज़ेलेंस्की ने एक अपॉलजी लेटर प्रेसिडेंट ट्रंप को लिखकर भेजी है और हम उससे प्रसन्न हैं। यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ का ये भी कहना है कि वो सऊदी अरेबिया जाकर यूक्रेन से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। इनिशियल सीज फायर अगर रशिया उल्लंघन करता है तो हम भी उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। कीव के एक सीनियर ऑफिशियल का यह भी कहना है कि यूक्रेनियन और यूएस डेलीगेशंस ट्यूसडे को मतलब आने वाले मंगलवार को मिलेंगे सऊदी कैपिटल रियाद में। बिटकॉफ ने यह कहा है कि मीटिंग रियाद या जेद्दा में होगी। अब देखते हैं वो कहां होगी। ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि यूक्रेन और अमेरिकन नेगोशिएटर्स अपने काम को फिर से संभालेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते मंगलवार के बाद ये मीनिंगफुल मीटिंग रहेगी। हम कोऑपरेट करना चाहते हैं वॉशिंगटन के साथ। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो तैयार हैं ट्रंप की स्ट्रांग लीडरशिप के साथ काम करने के लिए और यूएस के साथ एक अकॉर्ड करके वो यूक्रेनियन मिनरल रिसोर्सेस की डील भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कोई मनाही नहीं की है। ट्रंप का जो आउटरीच प्लान है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का, वो 3 साल की लड़ाई को रोकने के लिए है। उधर रशिया ने अपना ऑफेंसिव तेज कर दिया है और इसमें ब्रिटेन जो है वो अब यूरोपियन यूनियन के नजदीक आता दिखाई दे रहा है। 5 साल पहले वो ब्रेक्सिट में बाहर निकल गया था, पर अब ब्रिटेन की भी मजबूरी बन गई है कि रशिया के खिलाफ वो यूरोपियन यूनियन लीडर के साथ खड़ा मिले। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने यह कहा कि वो मैक्रोन के साथ ब्रिजेस बिल्ड करेंगे ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में और कोशिश करेंगे कि चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर रशिया उस पर अटैक करता है तो वो उसकी भर्त्सना करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोलिशन बनना चाहिए, जो साथ हैं उनको साथ चलना चाहिए, सीज फायर हमको सिक्योर करना चाहिए। और एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने यह भी कहा कि 20 कंट्रीज का आपस में एक पैक्ट भी होने वाला है और सेवरल यूरोपियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने कह दिया है कि वो यूक्रेन में सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं। रशिया ने हालांकि रिट्रीट किया है कि वो यूरोपियन फोर्सेस को यूक्रेन में एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक टेम्पररी सीज फायर के तहत वो फाइनल सेटलमेंट मांग रहा है। वो कहता है कि हम छोटी मोटी सेटलमेंट पे बिलीव नहीं करते। हालांकि जर्मनी और फ्रांस दोनों ही न्यूक्लियर नेशंस हैं और फ्रांस ने तो पहले ही कह दिया है और जर्मनी ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने की बात की है। काउंटर इंटेलिजेंस सपोर्ट हो, मनी रिसोर्सेज हो, अमेरिका विड्रॉल हो या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो, सब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इसमें साथ मिलकर काम करेंगे। और यूरोपियन एलाई फ्रांस ने कह दिया है कि न्यूक्लियर डेटरेंट के बारे में ना बात की जाए क्योंकि हम भी एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हमला अगर वहां से होगा तो हम भी करेंगे। यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंस अब अमेरिकन सिक्योरिटी पे खत्म हो गई है। हमारी जो ऑस्ट्रिच मेंटालिटी थी या शतुर्मुर्ग वाली मेंटालिटी, उसको अब हम दूर करने वाले हैं और चांसेस ये हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ आ जाने से यूक्रेन के चांसेस ब्राइट हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है, अगर पूरा यूरोपियन यूनियन बना लें तो वो रशिया से ज्यादा है और रशिया का 50% कारोबार यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। तो अगर रशिया यूरोपियन यूनियन से दुश्मनी मोल लेगा तो नुकसान रशिया का ही होगा और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस रशिया को फेस करने पड़ सकते हैं। सैंक्शंस के अलावा एलिनेशन भी उसको फेस करनी पड़ सकती है। तो एक तरीके से युद्ध विराम अगर यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन करेगा, एक तरफ अमेरिका उसमें मदद करेगा, तो हो सकता है इस युद्ध में विराम लगे और वाजिब टर्म्स पे। जिस तरीके से अमेरिका रशिया की बात को रख के उसको सपोर्ट करके उसकी तीनों बातें मानने को तैयार था, जिसमें 2014 नहीं 2022 में
जो भी एक्विजिशन हो गई यूक्रेन की, उसकी 20% जो धरती रशिया ने ले ली, उसको वो कह रहे थे कि आप उसको जाने दीजिए, हालांकि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी दो बातों में भी रशिया अपनी बातें मनवाना चाह रहा था कि यूएस फोर्सेस जो हैं, नाटो फोर्सेस जो हैं, वो यूक्रेनियन सॉइल पे कदम नहीं रखेंगी। और तीसरा उसने कहा था कि मेरे खिलाफ सारे सैंक्शंस रिमूव कर लिए जाएंगे। तो वो अपनी बातें मनवाना चाहता था। यूरोपियन यूनियन की अब बीच में पड़ने से या बीच में मध्यस्थता से अब शायद रशिया को नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में मंगलवार के बाद क्या होगा, इस पर हम नजर रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। तमाम सूचनाएं रियल टाइम में हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।